ये सारे लोग एक तरह से टारगेट कर रहे हैं चाइना को। रशिया और चाइना के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, जो लोग बोलते थे नो लिमिट्स पार्टनरशिप, वो एक तरह से पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जैसे ही वो पावर में आएंगे, वो ट्राई करेंगे कि यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। चाइना को लग रहा है कि जैसे ही रशिया उधर से टिल्ट होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। चाइना क्या कर रहा है? रशिया को डंप कर रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें उठा के लाए हैं जो अपडेट्स, डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उनसे एक अलग ही एंगल निकल कर सामने आता है, जिसका विश्लेषण हम उमेश जी के साथ करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, 2-3 खबरें हैं जो मैं आपके साथ जिस पे चर्चा करना चाहती हूँ। एक तो ये कि हम जानते हैं कि जो ब्रह्मोस की जो डील हुई थी इंडिया और रशिया के बीच फाइनली इंडोनेशिया को देने के लिए, तो इंडिया और रशिया इंडोनेशिया को ब्रह्मोस जो क्रूज़ मिसाइल है, उसकी जो प्राइसिंग है, उस पे एग्री हो गया है। और जो इंडोनेशिया के प्रेज़िडेंट हैं प्राबोवो सुबियांतो, उनकी जो नई दिल्ली की विज़िट है हमारे रिपब्लिक डे पर, उससे पहले ही ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई हैं। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि रशिया और ईरान के जो प्रेज़िडेंट्स हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की है मॉस्को में, जिसमें पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी, इन सारी चीज़ों को लेकर दोनों ही प्रेज़िडेंट ने एक बड़ी ट्रीटी साइन की है। एक दूसरा ये है। और तीसरी और एक जो अलग खबर है, वो ये है कि चाइना जो है, वो 60 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है टर्की का जो रेलवे नेटवर्क है, उसको डेवलप करने के लिए, ताकि वहाँ से वो रशिया तक जोड़ा जा सके उस नेटवर्क को। तो इससे कई सारे एंगल निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इन तीनों खबरों से क्या समझ में आता है? कौन किधर जा रहा है 20 जनवरी से पहले? ये सारी चीज़ें क्या होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, इसको मैं बोलूँगा ट्रम्प इफ़ेक्ट। जैसे ही 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के राष्ट्रपति बन जाएँगे, तब यूएस के अंदर एक पॉलिसी शिफ्ट होने वाला है। उसमें चाइना विल बिकम अ स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी एंड रशिया विल बिकम अ फ्रेंडली कॉम्पिटिटर। आज ऐसा है कि ड्यूरिंग द बाइडेन रेजिम, रशिया इज़ द प्रिंसिपल एडवर्सरी, चाइना इज़ अ फ्रेंडली कॉम्पिटिटर। ठीक है? तो अब मैं इसके अंदर बताता हूँ कि क्या हुआ है। आपने 3 खबरें बताई है। सबसे पहले मैं बात जानना चाहूँगा ईरान और रशिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हुआ है, इट इज़ कवरिंग फॉर 20 इयर्स। इसके अंदर डिफेंस इंक्लूडेड है, एनर्जी ट्रेड रूट्स के बारे में बात की गई है, कल्चरल के बारे में बात गई है, ट्रेड सेटलमेंट्स के बारे में बात की है। क्योंकि दोनों ही नेशंस के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है, दोनों ही एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है? और पर रशिया के पास अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन्स है कि वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दोनों ही कंट्रीज सैंक्शनड है बाय यूनाइटेड स्टेट्स और बाय द वेस्ट, ठीक है? दोनों ही कंट्री को सैंक्शन किया गया है। तो दोनों ही कंट्री डॉलर के बगैर ट्रेड कर रहे हैं आपस में। दोनों ही नहीं अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और जो पेमेंट नेटवर्क्स है, उसको लिंक कर दिया है, ठीक है? उसके अंदर और भी कॉम्प्रिहेंसिव ये बनाना चाहते हैं। आपने ये भी देखा है कि जो इरानियन ड्रोन्स है, वो बहुत इफेक्टिव साबित हुए यूक्रेन वॉर में। उन्होंने यूक्रेन वॉर में जाके बहुत मतलब बहुत सस्ते भी हैं और ऐसा है कि इन्होंने फिदाइन बॉम्ब्स जैसे वो जाके सीधा मतलब बहुत तहस-नहस किया है। और आपने ये भी देखा है कि रशिया अपने फाइटर जेट्स ईरान को बेचने वाला है, SU-35 शायद, सुखोई 35 बेचने वाला है, ठीक है? तो एक तरह से ब्रॉड रेंज ऑफ एग्रीमेंट्स भी हुआ है। और आपने देख लिया है कि अभी मिडल ईस्ट में एक पीस ट्रीटी भी हो चुकी है बिटवीन इज़राइल एंड हमास, ठीक है? सेकंड खबर पे आऊँगा, चाइना और टर्की के बीच में जो $60 बिलियन का जो रेल नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट है, चाइना पहले क्या करता था, ये एक चीज़ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर था, ठीक है? पहले चाइना यूरोप को अगर अपना माल बेचता था, तो वो चाइना से रशिया, रशिया से बेलारूस, बेलारूस से फिर बाद में यूरोप जाता था। आपको मालूम है अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है। रश और यूरोप आर वेरी मच स्कैर्ड ऑफ रशिया।
उनको ऐसा कोई भी मतलब नेटवर्क नहीं चाहिए जहां से रशिया के थ्रू माल आता रहे। तो उन्होंने चाइना को बोला है कि आप ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट देखिए, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है, अब वो टर्की के थ्रू यूरोप माल भेजने वाला है, और टर्की विल बी द पार्ट ऑफ द BRI इनिशिएटिव। तो वो चाइना टर्की इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है, इट इज CTEC बना रहा है। और थर्ड न्यूज, ये चीज यह नोट करिए, इंडिया और रशिया जिन्होंने ज्वाइंट डेवलप किया है, को प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, उन्होंने अग्री कर लिया कि दे आर गोइंग टू सेल मिसाइल टू इंडोनेशिया। क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों कंट्रीज ने बनाया है, हम दोनों ने बनाया है, दोनों की सहमति जरूरी है। इससे पहले वियतनाम को हमने दिया है, नहीं फिलीपाइंस को दिया है, ठीक है, 375 मिलियन में 3 बैटरीज दिया है नेवल वर्जन का, ठीक है। और अभी वियतनाम भी $700 मिलियन का, वो उसको भी यही मिसाइल चाहिए। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, जो इसकी स्पीड है 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, माक 3 स्पीड है इसका। और अभी हम बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया को दे रहे हैं $450 मिलियन में, ठीक है। और आपको एक चीज बता देता हूँ, फिलीपाइंस हमसे जो हमने 3 बैटरी बेची थी उनको, जो नेवल वर्जन का ब्रह्मोस का था, लैंड वर्जन भी मांग रहा है हमसे, 9 बैटरी मांग रहा है $1 बिलियन का। तो आप सोच लीजिए 1 प्लस 700 प्लस 450, मतलब $2.1 बिलियन का सेल्स हो रहा है। और ये सारे लोग एक तरह से टारगेट कर रहे हैं चाइना को। आपने ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि जो रशिया और चाइना के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, जो लोग बोलते थे कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप, वो एक तरह से पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस हो चुका है। क्योंकि आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जैसे ही वो पावर में आएंगे, वो ट्राई करेंगे कि यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। और जैसे ही यूक्रेन वॉर खत्म होता है, वेस्ट और रशिया के बीच में रिलेशन स्टेबिलाईज हो जाएगा। वहां पे चाइना को लग रहा है कि जैसे ही रशिया उधर से टिल्ट होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो अब चाइना क्या कर रहा है, रशिया को डंप कर रहा है, और वो टर्की और बाकी लोगों के साथ ट्रेड रूट्स बढ़ा रहा है, मतलब पार्टनरशिप बढ़ा है। रशिया ने भी ऐसे क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, ईरान के साथ दोस्ती कर ली। टर्की और ईरान पास में ही है। और सेकंड, इंडिया के साथ मिलके ब्रह्मोस मिसाइल जो भी एंटी चाइना कंट्रीज है, सबको दे रहे हैं। और ये तीनों कंट्रीज का जो टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट है, ये है चाइना के साथ। तो ये ताना बाना है। बिल्कुल, ताना-बाना जो है एकदम आना-बाना होता जा रहा है क्योंकि हम देख रहे थे कि जो अभी तक जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस थी वो कहीं न कहीं 20 जनवरी से पहले बदलती हुई नज़र आ रही है और प्रेज़िडेंट ट्रंप के आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो हमें एक जो झुकाव है, जो बदलते जा रहे हैं, उसमें और कितना बदलाव नज़र आएगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इज अ डिस्टरप्टर। उनके आने से बहुत जगह रीअलाइनमेंट होगा, और हम यही चीज का रीअलाइनमेंट देख रहे हैं। और वेस्ट और रशिया के बीच में, वेस्ट और रशिया का तो मालूम नहीं, अमेरिका और रशिया के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगा। और चाइना इसी के कारण, आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया के कुछ शिप्स को, जो उनके जो शिप्स है, उनको बैन कर दिया है, 2 कंपनीज को, जिसके कारण चाइना और इंडिया दोनों अभी तेल नहीं ले पाएंगे 2 महीने बाद, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ जाइए कि चाइना को समझ में आ गया कि रशिया अभी प्रो इंडिया हो रहा है, ओके, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं। अब रशिया को जरूरत नहीं रहेगा चाइना के ऊपर, क्योंकि उसके पास जैसे ही अमेरिका के साथ उसकी संधि हो जाएगी और यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, तो यूरोप का मार्केट उसके लिए खुल जाएगा। तो अब ऐसा होगा कि रशिया विल आल्सो कम्पीट अगेंस्ट चाइना फॉर द मार्केट ऑफ यूरोप। अब क्या था कि चाइना एक्सक्लूसिवली यूरोप को भेज रहा था, आप समझ गए। तो अब ये कंपीटिंग पावर्स हो गए हैं। तो अब जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हो रहा है, और रशिया को भी जरूरत नहीं है चाइना की। चाइना के साथ वो भी क्या कर रहा है, दूसरे दूसरे मार्केट्स देखता जा रहा है। और वो भी इंडिया के साथ, इंडिया को एक तरह से उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है
to counter China. जी, बिल्कुल और रशिया कहीं न कहीं इंडिविजुअली जो है वो डील्स कर रहा है चाइना को अलग रखकर जैसे ईरान की हमने बात की या फिर इंडिया के साथ जो है तो कहीं न कहीं वो नज़र आ रहा है जो रशिया का झुकाव है या रशिया और चाइना की जो दोस्ती थी उसको कहते थे कि बहुत ही गहरी दोस्ती है। लेकिन वो कहीं न कहीं साबित होता जा रहा है कि वो एक कन्वीनियंस की दोस्ती थी और अब जब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से रशिया और चाइना दोनों का ही टिल्ट जो है वो बदलता जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि भारत जो है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में जाना जाता है अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें या फिर हम रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, दोनों से ही हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और अब जबकि प्रेज़िडेंट ट्रम्प आने वाले हैं, चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या आने वाली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, भारत को लेकर अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बात कही है कि भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत के साथ रिश्ते हमारे बहुत अहम हैं। आप उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेट्स को कभी भी मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 3.0, ठीक है? हुँ, आपने देखा है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज़ फेवर्ड पाकिस्तान और अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के F-16 जेट्स को अपग्रेड किया है, ठीक है? बोल रहे हैं कि F-16 जेट्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है टेररिज़्म के लिए? वो बोलते हैं टेररिज़्म काउंटर करने के लिए दे आर यूजिंग इट। ओके, फाइन। और आप ये भी देखें कि आप जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डील्स बहुत साइन की। दे वर डूइंग लॉट ऑफ स्वीट टॉकिंग, बट उनके ही जो लोग हैं, जैसे आप देख लीजिए जो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है, यूएस में बैठ के वो मोदी जी को असैसिनेट करने की बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम आपके एयरलाइंस को ब्लास्ट कर देंगे, आपके एयरपोर्ट्स के अंदर ब्लास्ट कर देंगे। तो उनकी ज़मीन पे रह के वो वहाँ पे थ्रेट्स दे रहा है। सीआईए और मालूम है कि वो सीआईए का ऑपरेटिव भी है, ठीक है? हमारे इंडियंस वो हमको नहीं दे रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो चाहिए, जो जिसके पैसे दे दिए, वो नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेट्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इट इज़ बेटर टू मतलब अगर ट्रम्प धमकी भी दे रहा है, तो ट्रम्प काम करके देगा आपका। आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप मेरे को ये चीज़ दो, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। ट्रम्प इज़ अ बिज़नेसमैन, उसको डील करनी है। उसको ये उसको डील उसको जो प्रोमिसेस किए हैं, जो डील्स कर सकते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ना है। सो ही विल डू दैट। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मच बेटर देन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। जी, और वो अब बस कुछ दिन की बात है, वो सारी चीज़ें अब क्लियर भी हो जाएँगी कि कौन बेटर है। हालाँकि पहले से सबको पता ही है कि कौन बेटर है, किस कंट्री के हक़ में और कौन किसके हक़ में गलत है। एनीवे अब प्रेज़िडेंट ट्रम्प आएँगे तो वो सारी चीज़ें दिख ही जाएँगी। लेकिन उमेश जी जैसे कि आपने चाइना की और इंडिया की बात की अ, अगर हम अपने इस रीजन की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत अहम हैं और जिस तरह से चाइना की इकॉनमी हम देख रहे हैं लगातार डिक्लाइन कर रही है, जॉब्स महँगाई सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। इनफैक्ट उनकी पॉपुलेशन भी एजिंग है, वो भी डिक्लाइन हो रही है, हर चीज़ डिक्लाइन हो रही है। ऐसे में कितना अहम हो जाता है भारत का रशिया और जो अमेरिका है दोनों ही के साथ संबंध और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे रीजन में भारत के इस रिश्तों से? देखिए, चाइना की हालत आज वैसी है जैसे जापान की हालत थी 95 या 96 में। जब चाइना का इमर्जेंस हो रहा था और जापान अपने चरम सीमा पे पहुँच गया था, मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट है। चाइना का भी सैचुरेशन पॉइंट पहुँच चुके हैं। अभी उधर ग्रोथ की संभावना कम है, ठीक है? या धीरे-धीरे डिमिनिश हो रही है, आपने जैसे बताया। शंघाई जैसी सिटी में जहाँ पे 2 करोड़ 60 लाख लोग रहते थे, आज उनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। ठीक है, वहाँ पे मॉल्स खाली है। ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना में प्रॉपर्टी के दाम 50 से 60% गिर चुके हैं। वहाँ पे लोगों को वेजेस नहीं मिल रहा है। चाइना में एक चीज़ है कि उनका एक ही चीज़ है कि आप सस्ते में सस्ते बना के एक्सपोर्ट करो। अब अंबर जी ऐसा है कि बिना नफ़े के आप कमाओगे, तो आप कितने दिनों तक सस्टेन कर सकते हो? आप कुछ लिमिट तक ही कर सकते हो। पर जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आती है, तो जो आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपका स्केल होता है, अगर उसके अंदर आप बिना मार्जिन के काम करो,
तो उस जब थोड़ी सी प्रॉब्लम चालू होती है, उस समय आपकी इकोनॉमी में डाउनवर्ड प्रेशर आता रहता है। जब डिमांड आती है तो अच्छा सब चीज बढ़िया चलता है। आप सस्ते में माल बेच देते हो, आप किसी को अपनी इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे देते हो, एक्सपोर्ट करते हैं, तो सब चीज बढ़िया है। बट अब चाइना को वो अक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से बढ़ रही थी और अब हम देख रहे हैं कि चाइना के हर जगह वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सरफेस हो रहे हैं। चाइना इज गोइंग डाउन द हिल। चाइना अभी हिसाब से, मेरे हिसाब से एक डाउनवर्ड इकोनॉमी है। इसका अब इसका ऐसा है कि आगे जाके चाइना को ये प्रॉब्लम रहेगा कि सोशल और इकोनॉमिक अनरेस्ट ना हो जाए, क्योंकि लोगों को जॉब्स मिल नहीं रहे हैं, लोगों को दे आर नॉट इवन एबल टू कवर द एक्सपेंसेस। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। चाइना इतने साल से इसके लिए ग्रो कर पाया था क्योंकि वहां पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे। बट अब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको वो प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। बहुत सारे चाइना के अंदर बहुत पार्ट्स में, बहुत प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट चालू हो गए और इनफैक्ट एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो चल रहा है प्रोविंस में उनके। अब बात करते हैं कि जैसे रशिया जा रहा है जिस दिशा में और इंडिया की भी बात करते हैं और अमेरिका, चाइना तो कहीं न कहीं अब उस रेस से बाहर होता नज़र आ रहा है। तो आपके हिसाब से अगला सुपर पावर आप किसको मानते हैं? रशिया, इंडिया देखिए, मैं या एक ही चीज बोलता हूँ, रशिया के पास 3 चीजें हैं, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर। हुँ। आप ये चीज आपके सर्वाइवल के लिए, आप बिना, आप चाहें तो एप्पल आईफोन के बगैर रह सकते हैं। आप जो वेस्टर्न के लग्जरी प्रोडक्ट्स है, उसको एक बार अवॉइड भी कर सकते हैं, पर ये 3 चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है कि जरूरत किसकी है। और रशिया के पास अबंडेंस में है, लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन 13 करोड़ है। तो रशिया के पास तो सरप्लस है, प्लेंटी है, वहां पे स्कैर्सिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, तो रशिया एड्रेस कर रहा है उसको, प्रॉब्लम को। और इंडिया? देखिए, इंडिया मेरे हिसाब से ग्रोथ तो है इंडिया के अंदर, बट इंडिया क्या ग्रोथ करेगा चाइना के साथ जैसा, मुझे डाउट है। मतलब मैं समझी नहीं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? देखिए, चाइना का ग्रोथ रेट बहुत 30 साल तक उन्होंने जो ग्रोथ उन्होंने पकड़ा था, वो कंटिन्यूस सस्टेन ग्रोथ था। इंडिया हुँ। का जो ग्रोथ है वो 6 to 8% के बीच में रहेगा, वो चाइना जितना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पर ठीक है, चाइना के जितना तो नहीं बढ़ेगा, पर उससे थोड़ा 50% शायद ग्रोथ मुझे नजर आ रहा है आज की परिस्थिति देख के, लेकिन क्योंकि उमेश जी एक बात है कि इंडिया के सामने कई सारे एक लर्निंग एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो गलतियाँ चाइना ने की, वो इंडिया नहीं दोहराएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूएस, रशिया या जो आगे हैं हमसे कंट्रीज़, जो उन्होंने की गलतियाँ, वो उनसे सीख कर उन चीज़ों को ना रिपीट करे और आगे बेहतर करे, ऐसे भी तो चांसेस हैं। देखिए, इंडिया बहुत ही स्लो ग्रोथ करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर्जा सस्टेनेबल लेके कह ग्रोथ सकते हैं कर। क्योंकि देखिए आप चाइनीज़ इकोनॉमी की हम बात करें, वो डिक्लाइन करे, सस्टेनेबल नहीं है। तो इंडिया एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाए, ये भी है। मैं वही बता रहा हूँ, इंडिया वैसा ग्रोथ नहीं करेगा कि एक्सेस डेट लेके वो ग्रोथ करे। इंडिया का जो आज डेट टू जीडीपी है 80% है और चाइना का अराउंड 300% प्लस है, तो फर्क वहां पे है। और एक चीज है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्लो ग्रोथ करेगा, चाइना के मुकाबले फास्ट ग्रोथ नहीं करेगा। हुँ। और थर्ड, चाइना के हिसाब से इंडिया कर भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ऐसा है कि लोगों को फ्रीबीज दिया जाता है, जबकि चाइना में टास्क ओरिएंटेड होता है काम। तो बहुत सारे फर्क है, स्ट्रक्चर्स में ही फर्क है, कंपैरिजन ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप इंडिया और चाइना के मॉडल को कंपैरिजन ही मत करिए। ईरान की बात करते हैं, ईरान का क्या होने वाला है? ईरान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे और हम हालाँकि हमास और इज़राइल पीस ट्रीटी हो रही है, लेकिन ये भी था जब इज़राइल के बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम यहाँ रेजिम चेंज कराएँगे, हम हमास को तहस-नहस कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, ये सारी चीज़ें। अब जबकि प्रेज़िडेंट ट्रम्प आ रहे हैं, तो ईरान का क्या होने वाला है? आपसे मैं जानना चाहूँगी। देखिए, ईरान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
आपने देखा है कि इज़राइल ने अपनी मर्ज़ी से जिस हिसाब से ईरान में असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए हैं, अ, आपने देखा ही था कि आईआरजीसी के जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको मार दिया गया। उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फखरुल उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो भी मारे गए। आपने देखा कि इब्राहिम रईसी की भी मौत एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में हुई है। ठीक है, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं। तो अब ईरान के अंदर जो सबसे बड़े टावरिंग लीडर है खोमेनी है। खोमेनी के बाद क्या होगा? ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वी हैव टू वेट फॉर दैट। उसके बाद और पर ईरान में पॉलिटिकल सिचुएशन वेरी वोलेटाइल है। वहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल मैं रहे हैं वैलेंस डेमोक्रेट। तो सारी चीज़ें हैं। मैं यूएस के आने के बाद ईरान का क्या होने वाला है? ईरान किस तरह से खुद को महफूज़ बचा पाएगा? क्या आपके हिसाब से क्या होने वाला है? देखिए इट इज़ द जैसे आपने बताया है, ईरान हैज़ अचीव्ड 90% यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी और इज़राइल और यूएस दोनों का मानना है कि इट इज़ ओनली फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और हमें ऐसा लगता है कि जभी भी ईरान क्लोज़ रहेगा, डेवलपमेंट प्रोसेस एनरिच करेगा, उस समय ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे स्ट्राइक आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूएस एक ग्राउंड इन्वेशन कर सकता है ईरान के ऊपर। वी नेवर नो। तो उस टाइम पे अभी आपने ये भी देख लिया है कि ईरान ने एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। उन्होंने रशिया के साथ 20 साल का डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। तो एक तरह से जियो स्ट्रेटेजिक मूव ऐसा है कि ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उसको भी अपने सिक्योरिटी के हिसाब से वो भी अलायंसेस कर रहा है। ईरान ये अलायंस चाइना के साथ नहीं किया उन्होंने, उन्होंने अलायंस किया है रशिया के साथ। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि कौन-सी कंट्री के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल और ये बदलती जो समीकरणें हैं, वो हमें नज़र आ रही है और 20 जनवरी में सिर्फ़ अब 20 जनवरी भी आ गई है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है और क्या डेवलपमेंट्स होंगे, उस पे हम बात करेंगे आगे। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बेहतरीन विश्लेषण आपने दिया। बस जय हिंद, एक ही नमस्कार। चीज़ है बस एक ही चीज़ है कि 20 जनवरी से आप ट्रूथ सोशल जो है, वो डाउनलोड कर लीजिए। सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं, वो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, आपको दिशा और दशा दोनों मिल जाएगी, जिस हिसाब से विश्व जाने वाला है। जय सिया राम। जय श्री राम।